नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी सभी जिलों का जमीनी दौरा करेंगे, हकीकत जानेंगे। सीएम योगी के जिलों का दौरा जल्द शुरू होने वाला है। अगले हफ्ते से सीएम योगी सभी जिलों का ताबड़तोड़ दौरा शुरू कर सकते हैं। इसे देखते हुए सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विकास की योजनाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों को कानून व्यवस्था के बारे में पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम से बातचीत हो चुकी है, दौरा प्रस्तावित हो चुका है, परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया है जिसका लोकार्पण और शिलान्यास कराया जा सकता है। एक तरफ सीएम योगी जिलों का दौरा करेंगे तो वहीं शिलान्यास और लोकार्पण की कई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी है सीएम के 75 जिलों के दौरे के कार्यक्रम के बारे में? देखिए मैं जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और कप्तान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसमें वहां के हालात को लेकर समीक्षा रिपोर्ट भी ली थी। बहुत सारे प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू समेत बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप है, तो कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कुछ योजनाओं का ऐलान किया गया था और अब वो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं या जिनका लोकार्पण करना है या शिलान्यास करना है उसको लेकर भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर निकलेंगे और इसी की बाबत जिलाधिकारियों से, मंडलायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई गई है कि आपके जिले में कानून व्यवस्था को लेकर क्या हालात है, उसकी रिपोर्ट दीजिए। साथ ही वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लगभग पूरी हो चुकी है या पूरे होने के कगार पर है या जिनका शिलान्यास हो सकता है या लोकार्पण करना है, तो वो रिपोर्ट तलब करने के बाद जब सभी जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट दे देंगे उसके आधार पर मुख्यमंत्री अगले हफ्ते से तूफानी दौरे पर निकलेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा, जिलों के हालात देखने से लेकर तमाम योजनाओं की सौगात देने से लेकर। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन है। आज भी प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा करने वाली हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका के मिलने का कार्यक्रम है। ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को प्रियंका जीत का मंत्र देंगी। इससे पहले कल रणनीति समिति की बैठक में प्रियंका ने यूपी में 12 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का ऐलान किया था। चुनाव से पहले 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर लोगों तक वो पहुंचेंगी। राज्य के हर हिस्से में होने वाली इस यात्रा का मकसद पार्टी की जमीनी हकीकत को समझना भी है। जानकारी के मुताबिक मजबूत जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस जल्द ही विधानसभा का टिकट भी दे देगी ताकि उन्हें तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाए और उनके जीतने की उम्मीद भी बढ़ जाए। नए जोश, नए मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी और अपने पहली बार कांग्रेस पार्टी तत्काल जल्दी से जल्दी सारे टिकट डिसाइड करेगी। इस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन जो 30 साल में पहली बार ग्राम सभा अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे अग्रणी संगठनों का संगठन बनकर तैयार है, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी 2022 का रण फतेह करेगी। प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में अपने वसूलों सिद्धांतों के दम पर कांग्रेस पार्टी जो विश्वास का प्रतीक है, जो कांग्रेस पार्टी वचन देती है चुनाव में, उसे पूरा करते हैं। इस वचन के साथ, इस घोषणा के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आज प्रियंका गांधी के दौरे का तीसरा दिन है। आज क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश उनकी तरफ से दिया जा सकता है? आज की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी के दौरे का तीसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद वो कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना होगी। फिलहाल वो लखनऊ पर जो उनका अस्थायी आवास है वहां पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो प्रियंका गांधी का काफिला है वो कुछ देर में यहाँ से निकलेगा। आज जो प्रमुख बैठक है वो कल उन्होंने जोनवार बैठक की है जिसमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल की बैठक की थी। आज भी प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी, अवध और बरेली, मुरादाबाद जोन की बैठक करेंगी और उसके बाद दोपहर में वो व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगी और उनकी समस्याओं को सुनकर आने वाले समय में उनके मुद्दों को उनके मुद्दों को विधानसभा चुनाव में उठाने का वादा करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी जो हैं वो रायबरेली और अमेठी का भी दौरा कर सकती हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो आज की बैठकों का सिलसिला खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी
आज या कल सुबह रायबरेली पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर प्रियंका गांधी यहां पर एक के बाद एक कई मैराथन बैठक कर रही हैं और इस दौरान किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, कौन सी वो अहम बातें होंगी जिनके आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस प्रत्याशियों का सिलेक्शन कैसा होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर, वादों को लेकर प्रियंका गांधी यहां पर एक विशेष रणनीति बनाते हुए नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ के 1090 चौराहे पर कांग्रेस विरोधी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें यूपी कांग्रेस के खिलाफ तमाम बातें लिखी गई हैं। कांग्रेस के लोगों को तालिबानी सोच वाला बताया गया है तो प्रियंका गांधी के पीए को नशेड़ी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अराजक बताया गया है। होर्डिंग में चिराग तले अंधेरा कहकर प्रियंका गांधी संज्ञान लें ऐसा लिखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है और इसी बीच होर्डिंग की तस्वीर भी सामने आई है। अयोध्या में इस बार 6 दिवसीय दीपोत्सव होगा। उसका आयोजन किया जाएगा। 1 नवंबर से 6 नवंबर तक दीपोत्सव मेले का आयोजन होना है। 3 नवंबर को दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा और इसी दिन पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। 15 सितंबर को डीएम अनुज झा ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलाई है जिसमें पीएम के दौरे की तैयारियों पर चर्चा होनी है। प्रशासन और सरकार की कोशिश है कि दीपोत्सव को ग्लोबल बनाया जाए। और अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास 6 दिन के इस दीपोत्सव के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में और 15 सितंबर को जो बैठक डीएम की तरफ से बुलाई गई है उसके बारे में? आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। 6 दिन का दीपोत्सव होगा और 3 तारीख को जो है दीपोत्सव मनाया जाएगा। 3 तारीख को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित हो रहा है कि वो पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। तो जाके 15 सितंबर को डीएम ने बैठक बुलाई है तैयारियों को लेकर। अवध विश्वविद्यालय के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो भी में शामिल है क्योंकि दीपोत्सव की सारी तैयारियां जो दिए जलाए जाते हैं वो अवध विश्वविद्यालय करता है। जो उनके कैडर के लोग हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो कुल जाके तैयारियां शुरू हो गई है। 6 दिन का दीपोत्सव होगा। 15 सितंबर को डीएम ने बैठक बुलाई है। जो मेधाधिकारी है, जो सारे अधिकारी होते हैं, सारे विभाग के अधिकारी होते हैं, पर्यटन विभाग होता है, तो उसमें जो है तैयारियां के समीक्षा बैठक होगी, किस तरह तैयारी करनी है, कितने दिए जाए जाएंगे। तो कुल लगभग 7.5 लाख इस बार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अपना ही रिकॉर्ड जो है दीपोत्सव का तोड़ेगा तो 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। जो पूरी कैबिनेट होती है यूपी की यहाँ मौजूद रहती है, राज्यपाल भी आती है कभी कभार। हालांकि पिछले जो एक परंपरा थी कि जो एक विदेशी मुख्य अतिथि होते हैं, हालांकि पिछली बार लोग कोरोना के चलते वो नहीं आ पाए थे। इस बार तैयारियां पूरी है। उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के साथ कोई एक विदेशी अतिथि भी हमारे अयोध्या में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संगम नगरी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति का प्रयागराज में करीब 6 घंटे तक रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और राज्य सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति अपने विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे बहमरौली एयरपोर्ट उतरेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे। यहाँ 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में है। वहाँ पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। उसी के साथ साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन स्टोन है और वो शाम को 1 दिवसीय कार्यक्रम है। वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखेंगे। इसमें अधिवक्ताओं के लिए लगभग 2600 चैम्बर बनेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ की धनराशि भी रिलीज की है।
इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद प्रयागराज के झलवा इलाके में बनने वाले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राज्यपाल महोदय आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि चूंकि हाई कोर्ट का फंक्शन है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ आएंगे और कुछ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण भी रहेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के, तो एक बड़ा आयोजन है प्रयाग के लिए। प्रयागराज में राष्ट्रपति कोविंद के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट, सर्किट हाउस, बमरौली पोलो ग्राउंड और उसके आसपास पतंगों और ड्रोन के उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस इलाके में जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट है, आसपास के इलाकों में 3 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही साथ रूटों पर वाहनों का भी डाइवर्जन किया गया है। भारी वाहन किसी तरह से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसका रिहर्सल भी यहाँ पर फ्लीट का करा लिया गया है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति करीब 6 घंटे प्रयागराज में रहने वाले हैं। उसके मद्देनजर सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधा सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, 10:30 बजे राष्ट्रपति को वहां पर पहुंचना है, अब कुछ ही मिनट बचे हैं, किस तरह की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं और आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, निश्चित तौर पर आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रयागराज दौरा है और ये दौरा काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, न्याय का मंदिर है, यहाँ पर बड़ी सौगातें राष्ट्रपति के हाथों मिलने जा रही हैं। 640.37 करोड़ की लागत से यहाँ पर एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग की आधारशिला राष्ट्रपति रखेंगे। इसके साथ साथ लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की भी आधारशिला राष्ट्रपति के हाथों रखा जाना है। राष्ट्रपति कुछ ही पलों में अभी बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पोलो ग्राउंड आएंगे। यहाँ पर 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं ये सर्किट हाउस रास्ता जाता है और इसी पोलो ग्राउंड से राष्ट्रपति का काफिला जो है वो सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति के आगमन के लिए पूरी संगम नगरी तैयार है। यहाँ पर होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएससी के साथ ही साथ आरएफ को भी तैनात किया गया है। जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एलआईयू है, आईबी है, उनको तैनात किया गया है सिविल ड्रेसेज में। राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो 12 बजे तक सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। उसके बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहां पर 640.37 करोड़ से एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का वो आधारशिला रखेंगे। और सबसे बड़ी सौगात आज संगम नगरी प्रयागराज को जो मिलने जा रही है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की है, जो कि झलवा के देवघाट में बनने जा रही है। उसकी भी आधारशिला यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों रखी जाएगी। राष्ट्रपति करीब 2.5 घंटे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर रहेंगे और इसके साथ साथ लाइब्रेरी हॉल में दिवंगत सीनियर एडवोकेट ए.बी. सरन के तैलचित्र का भी वहां पर लोकार्पण करेंगे। 2:30 बजे करीब राष्ट्रपति फिर इसी मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर वो कुछ क्षणों के लिए विश्राम करेंगे और 4 बजे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के आवास पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति जिस समय बिहार के जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि से मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने के महज 11 दिन के भीतर ही 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्डों को भी तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। जन्मभूमि के आसपास का 10 वर्ग किलोमीटर का इलाका अब तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अब यहां पर शराब और मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद साधु संतों ने खुशी जताई है। यूपी सरकार के मुताबिक मथुरा के विकास के लिए किसी भी स्तर पर संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय लोगों और संतों ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन के तौर पर मथुरा उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन अब मथुरा पूरी दुनिया में पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास समस्त मथुरावासी ब्रजवासियों की तरफ से पूज्य योगी जी का अभिनंदन, वंदन, नमन। आज ब्रजवासियों की चिर प्रतीक्षित जो कामना थी वो पूर्ण हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को समझा कि भगवान के भक्तों की भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। इससे पहले कभी ये हुआ नहीं, हम लोगों की फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे पहले तो साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने ये 10 किलोमीटर ही इसको पूरा किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जनपद मथुरा में जो घोषणा की गई थी, उसके क्रम में शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो श्री कृष्ण जन्मस्थली है उसको एक पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वार्ड्स को तीर्थ घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन 22 वार्ड्स में मांस और शराब की बिक्री इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। मथुरा में कोसी कला इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 4 पिस्टल और 32 कारतूस जब्त किए गए हैं। तस्करों ने पूछताछ में बताया है कि वो मध्य प्रदेश से हथियार लाया करते हैं और एनसीआर क्षेत्र में महंगी कीमत पर उसे बेच दिया करते हैं। इस गैंग के लीडर अरशद और तैयब हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एक पूरा नेटवर्क है जो कि मध्य प्रदेश से एक स्पेसिफिक जगह से हथियार लाता है। ये बीच के मिडिलमैन की तरह यूज़ होते हैं, फिर आगे अपराधियों को ये बेचे जा रहे हैं। उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है।